कल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे डिस्कशन स्टार्ट की थी। उसमें हमने जो बातें कल थोड़ी वो देखी थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज क्या है हमारे पास फाइनेंस के लिए, और उनमें हमने फिर फैक्टर्स डिस्कस किए थे, किन फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए हमें अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ फाइनेंस की सिलेक्शन के लिए। हमारी कंपनी को पैसा चाहिए, पैसा किस सोर्स से हमें रेज करना है, क्या फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर करके ये फैसला किया जाए। और फिर हमने इक्विटी फाइनेंस पे डिस्कशन स्टार्ट की थी, और इक्विटी फाइनेंस की डिस्कशन के में ही हमने ऑर्डिनरी प्रेफरेंस शेयर को डिफरेंशिएट किया था, और देन मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन पे हमने बात शुरू की थी। तो कोई सवाल किसी टर्म पे, कल से जो हमारी डिस्कशन हुई उससे लेके कोई किसी टर्म पे आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, कोई सवाल आपका? अच्छा जी, कल हम मेथड ऑफ फ्लोटेशन, इक्विटी मेथड में मेथड ऑफ फ्लोटेशन पे हमने बात शुरू की थी। फ्लोटेशन हमने कहा था जी, स्टॉक मार्केट में शेयर्स को ऑफर करना फॉर सेल, स्टॉक मार्केट के थ्रू शेयर्स को ऑफर करना फॉर सेल, इसको हम फ्लोटेशन कहते हैं। और फ्लोटेशन स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाना, इस प्रोसेस को हम फ्लोटेशन कहेंगे। फ्लोटेशन आप आईपीओ के थ्रू भी कर सकते हैं। तो पहली डिस्कशन हमारी आईपीओ पे हो रही थी। हमने बात की थी कि हम आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब फर्स्ट टाइम पब्लिक को जो ऑफर किए जाते हैं शेयर्स, उसको पब्लिक इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं। और आईपीओ के लिए जो डॉक्यूमेंट यूज किया जाता है पब्लिक को शेयर ऑफर करने के लिए, वो प्रॉस्पेक्टस है। प्रॉस्पेक्टस में जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो किसी भी इन्वेस्टर को डिसीजन लेने के लिए चाहिए। उसको कंपनी के बैकग्राउंड पे इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कंपनी के मैनेजमेंट प्रोफाइल पे इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि डायरेक्टर्स कौन है, कितने पढ़े लिखे हैं, पास्ट कंपनी का क्या है, क्या प्रॉफिट्स कंपनी कमाती रही है, नए प्रोजेक्ट जिसके लिए पैसा मांगा जाता है क्योंकि आप फाइनेंस रेज करने जा रहे हो, किसी प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस रेज कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी दी जाती है, और ताकि इन्वेस्टर असेस कर सकें कि उनको उनकी इन्वेस्टमेंट पे क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न है। एंड देन फाइनली हमने कहा था कि जी प्रॉस्पेक्टस में जो शेयर्स ऑफर किए जा सकते हैं वो हो सकते हैं फिक्स प्राइस पे हो, लाइक कंपनी में टेल कि मुझे 100 बिलियन चाहिए एंड आई एम ऑफरिंग माई शेयर एट 10 रुपीज पर शेयर, या कंपनी ये भी कह सकती है मुझे 100 बिलियन चाहिए नए प्रोजेक्ट के लिए एंड आई रिक्वेस्ट यू टू बिड द प्राइस एट विच इन्वेस्टर वांट्स टू बाय। तो इसको हम ऑफर फॉर सेल बाय टेंडर कहते हैं। तो दोनों ऑप्शन हैं। ऑफर फॉर सेल बाय टेंडर अगर है तो कंपनी को जब सारी रिक्वेस्ट आ जाती हैं टेंडर में, कंपनी उनको वैल्यूएट करती है, और उनको वैल्यूएट करके कंपनी फिर एक प्राइस सिलेक्ट करेगी, और उस प्राइस पे फिर तमाम एलिजिबल एप्लीकेंट्स को शेयर इशू कर दिए जाएंगे। ये ख्याल रखना है, कोई इन्वेस्टर कहेगा वो 10 का खरीदना चाहता है, कोई कहेगा मैं 12 का खरीदना चाहता हूं, कोई कहेगा मैं 13 का खरीदना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि जिसने जो प्राइस कही है उसको उस प्राइस पे शेयर दिए जाते हैं, क्योंकि सारे शेयर होल्डर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बनने वाले हैं। तो तमाम शेयर होल्डर चूंकि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होंगे तो इससे उन सबसे बराबरी का सलूक किया जाता है। एक प्राइस कंपनी अपने एनालिसिस के थ्रू एक प्राइस फाइनल करेगी, और उस प्राइस पे तमाम एलिजिबल शेयर होल्डर्स को शेयर ऑफर इशू कर दिए जाएंगे। अच्छा जी, आईपीओ में थोड़ी सी बात आगे हम लेके चलें तो आईपीओ एक जरा डिटेल्ड एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस कहलाता है। इसमें इशूइंग हाउस इन्वॉल्व होता है। आईपीओ में एक इशूइंग हाउस इन्वॉल्व होता है। इशूइंग हाउस एक आप कह सकते हैं कि एक एंटिटी है जो कंपनीज को असिस्ट करती है, सपोर्ट करती है पब्लिक को शेयर ऑफर करने में। आईपीओ में इशूइंग हाउस दो अंदाज में आपके साथ काम कर सकता है, दो ऑप्शन उसके पास होती हैं। एक, इशूइंग हाउस आपसे शेयर्स बाय कर लेगा और फिर वो आगे आपके बिहाफ पे पब्लिक को बेचेगा। आपसे शेयर्स वो बाय करेगा, फिर वो पब्लिक को बेचेगा। एक इशूइंग हाउस इस तरह काम कर सकता है। और दूसरी ऑप्शन इशूइंग हाउस के पास होती है अंडरराइटिंग की। अंडरराइटिंग क्या होती है जी? सुनिए ये टर्म। अंडरराइटिंग होती है गारंटी टू बाय अनसोल्ड शेयर। आईपीओ इन दोनों में से किसी ऑप्शन के बगैर स्टॉक एक्सचेंज अप्रूव ही नहीं करेगी। अगर इशूइंग हाउस ने सारे शेयर खरीद के फिर पब्लिक को ऑफर करने गया है तो भी ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो जब तक इशूइंग हाउस अंडर राइट नहीं करता पब्लिक इशू को, जब तक इशूइंग हाउस अंडर राइट नहीं करेगा पब्लिक इशू स्टॉक एक्सचेंज अलाउ ही नहीं करती। और अंडर राइटिंग क्या है? गारंटी टू बाय अनसोल्ड शेयर। कि कंपनी अगर खुद पब्लिक को शेयर ऑफर कर रही है और अगर पब्लिक तमाम शेयर्स बाय नहीं करेगी तो जो अनसोल्ड शेयर होंगे वो इशूइंग हाउस बाय करने का पाबंद होगा। ये जी आपकी अंडर राइटिंग होती है। तो अंडर राइटिंग के बगैर या इस के बगैर पब्लिक इशू अलाउड ही नहीं किया जाता। इशूइंग हाउस नॉर्मली मर्चेंट बैंक होता है जो कंपनी के शेयर्स में पैसे भी इन्वेस्ट करते हैं। मर्चेंट बैंक और
नॉर्मल कमर्शियल बैंक फर्क होता है। आप लोगों को जो सड़कों पे बैंक नजर आते हैं ये कमर्शियल बैंक हैं, ठीक है। मर्चेंट बैंक या इन्वेस्टमेंट बैंक भी इनको कहा जाता है। ये थोड़े से डिफरेंट इनका रोल होता है, इनके फंक्शन थोड़े फर्क होते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली बिजनेसेस में, कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे इस सूरत में वो कर रहे हैं। पाकिस्तान में आप डिफरेंट बैंक्स होते हैं, जैसे एक एस्कॉट इन्वेस्टमेंट बैंक, उसका नाम इन्वेस्टमेंट बैंक है, एस्कॉट इन्वेस्टमेंट बैंक। अब और करंटली इन्वेस्टमेंट बैंक और कितने काम कर रहे हैं मेरे जहन में नहीं है, लेकिन KASB, JS बैंक, जहांगीर सिद्दीकी जी, जहांगीर सिद्दीकी, बिल्कुल जहांगीर सिद्दीकी इन्वेस्टमेंट बैंक, वो भी इन्वेस्टमेंट बैंक है। जिस नाम उनके नॉर्मली जो मर्चेंट बैंक होते हैं उनके नाम के साथ इन्वेस्टमेंट का वर्ड लिखा होता है, जैसे मैंने बोला स्कॉट इन्वेस्टमेंट बैंक है, JS इन्वेस्टमेंट बैंक है, ठीक है। तो ये इस तरह के इनके साथ नाम लगा होता है। ये बैंक्स नॉर्मल कमर्शियल ऑपरेशन नहीं करते, ये मेरा आपका अकाउंट नहीं खोलेंगे। इनका काम ही होता है कि बिजनेसेस में जिनको पैसे की जरूरत है, जो IPO में जा रहे हैं, जो नए प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना, ठीक है। ये पैसा रेज करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से और ये पैसा फिर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये मर्चेंट बैंक या इन्वेस्टमेंट बैंक उनका काम है। जैसे मैंने कहा IPO एक एक्सपेंसिव रूट है, इसमें काफी ज्यादा खर्चे आ जाते हैं, जिसमें अंडरराइटिंग फी है, इसमें मार्केटिंग आ जाती है, इसमें स्टॉक एक्सचेंज की फीस काफी ज्यादा होती हैं। सो नॉर्मली ये तभी यूज किया जाता है जब कंपनी को सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए। जैसे मैंने 100 बिलियन, एक काफी बड़ी अमाउंट यहाँ पे लिखी थी, बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए तो फिर आप IPO के थ्रू फंड रेज करने जाते हैं। अदरवाइज प्राइवेट प्लेसिंग इज ऑल्सो एन ऑप्शन। प्राइवेट प्लेसिंग के थ्रू भी आप स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग में जा सकते हैं। प्राइवेट प्लेसिंग क्या है कि कंपनी पब्लिक की बजाय किसी एक या दो इन्वेस्टमेंट बैंक्स से राब्ता करें, डायरेक्टली उनको कहे कि जी आप हमारे पास पैसा इन्वेस्ट कर दे, वी डोंट वांट टू गो इनटू IPO। एक है हम IPO में जा रहे हैं, आप हमारा इशू अंडरराइट करें, और दूसरा है कि हमने IPO में जाना ही नहीं है, आप ही हमारे शेयर खरीद लें। दिस इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसिंग। एक या दो या मे भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट बैंक को इन्वॉल्व किया जाए, पब्लिक के पास जाए बगैर, कंपनी जो रिक्वायर्ड फंड है वो प्राइवेट प्लेसिंग के थ्रू रेज कर ले। लेकिन नॉर्मली प्राइवेट प्लेसिंग में आप तब जाएंगे व्हेन यू वांट टू इशू लोअर वॉल्यूम ऑफ शेयर्स देन IPO। जैसे मैंने कहा था 100 बिलियन चाहिए तो IPO में चले जाओ, लेकिन 1, 2, 3 अरब चाहिए तो IPO में जाना मे नॉट बी वाइबल, क्योंकि IPO के साथ खर्चे बड़े ज्यादा होते हैं। IPO के खर्चे में भी 50 करोड़ उस पर खर्चा आ जाना है, तो 100 अरब इकट्ठे करने हैं तो 50 करोड़ तो 100 अरब करने हैं तो शायद 50 करोड़ जस्टिफाइड है, तो 0.5% बनता है। लेकिन अगर 3, 4, 5 अरब करने हैं तो 50 करोड़ तो 10% बन जाएगा, 15% बन जाएगा। इट इज नॉट जस्टिफाइड कि भाई 10-15% खर्चा लगा के पैसे इकट्ठे करें। सो जहां पे आपको थोड़े पैसे चाहिए वहां पे आप IPO की बजाय प्राइवेट प्लेसिंग के थ्रू भी फाइनेंस रेज कर सकते हो। पब्लिक के पास आप ना जाएं, आप बैंकों से बात करें, इनसे पैसा रेज कर लें। इसमें रिस्क भी कम है, इसमें कॉस्ट भी कम है शेयर इशू करने में, क्योंकि आपको कोई मार्केटिंग नहीं करनी लंबी चौड़ी, ठीक है। लेकिन इसमें एक इशू आता है कि आपकी शेयर बेस जो है, शेयर होल्डर बेस, वो नैरो हो जाती है। आप पब्लिक को शेयर ऑफर करते हो और आपके लाखों करोड़ों शेयर होल्डर बन जाते हैं, डिपेंडिंग आपने कितने शेयर इशू किए हैं। लेकिन जब आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को शेयर इशू करते हो तो आपने लिमिटेड नंबर 2-3 इंस्टीट्यूट को शेयर इशू किए हैं, तो आपके 2 या 3 शेयर होल्डर बने हैं। वो अलग बात है, वो इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर है, लेकिन 2 या 3 है। तो इसका नुकसान क्या होता है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास आपने शेयर अगर बेचे हैं तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट शेयर जो लेता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लेता है। उसने शेयर खरीदे और सेफ में बंद करके रख दिए, 5 साल बाद देखेंगे जी क्या करना है इनका। जिसकी वजह से जब शेयर बेस नैरो होती है तो मार्केट में शेयर्स की बाइंग सेलिंग नहीं होती, और जब मार्केट में शेयर का बायर नहीं है, सेलर नहीं है, तो हम कहते हैं जी शेयर की लिक्विडिटी नहीं है। और शेयर की लिक्विडिटी ना होना कंपनी का एक ड्रॉबैक बन जाता है कि कल को कंपनी ने नए शेयर इशू करने हैं, ठीक है, तो कंपनी ने या शेयर किसी डायरेक्टर ने बेचने हैं तो मार्केट में कोई बायर ही नहीं होता, क्योंकि कंपनी के सारे शेयर सेफ में बंद पड़े हैं बैंकों के पास, मार्केट में कोई बाइंग सेलिंग ही नहीं है, तो मार्केट में लोग इसको खरीदने बेचने के यूज टू ही नहीं है। अगर किसी डायरेक्टर को कोई शेयर बेचने हैं या खरीदने हैं तो ना वो मार्केट में बेच पाएगा, ना मार्केट में खरीद पाएगा, क्योंकि मार्केटेबिलिटी बहुत लो होगी इन शेयर्स की। जी कंट्रोलिंग पावर्स तो जारी बात, आप जब शेयर इशू करते हो, 2 सवाल हैं आपके साथ ही कि एक, जब आपने 2-3 इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डर को शेयर इशू किए तो क्या उसे कंट्रोलिंग पावर उनके पास गई? तो ये तो बेटा आप जब शेयर्स बेच रहे होते हो, ऑफर कर रहे हो, तो तब प्लान करते हो कि क्या मैंने कंट्रोलिंग शेयर्स बैंकों को देने हैं या नहीं। तो आंसर इज नो, यू विल नॉट लाइक टू डाइल्यूट योर कंट्रोल, क्योंकि अगर आपने 3 इदारों को अपने 60% शेयर बेच दिए
तो कल को वो तीनों मिलकर आपको उठा के घर भेज देंगे, कहेंगे घर जाए हम खुद कंपनी चला लेते हैं। तो कंट्रोलिंग शेयर्स तो आप बाहर नहीं देते इंस्टीट्यूशंस को। हाँ, पब्लिक को आप दे सकते हो, अक्सर लोग दे देते हैं पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक में इतने करोड़ों लोग के पास बटे होते हैं कि वो इकट्ठे नहीं हो सकते। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास जब जाते हैं तो आप कंट्रोलिंग शेयर्स तो बिल्कुल नहीं देते, ठीक है। और दूसरा सवाल क्या था आपका? लो रिस्क। लो रिस्क ये कैसे है? अच्छा, पब्लिक के पास जब आप जाते हैं ना, तो पब्लिक को ऑफर करने में आईपीओ में एक रिस्क क्या है कि पब्लिक में नॉट एक्सेप्ट ऑल द ऑफर्ड शेयर्स। आपने पब्लिक से 100 अरब रुपए मांगे, पब्लिक ने आपको 60 अरब 70 अरब दिए। अच्छा, कहने को हमने कहा था आईपीओ में अंडरराइटिंग है। अंडरराइटिंग का मतलब क्या है कि आपने जो शेयर पब्लिक को ऑफर किए, पब्लिक ने उनमें से जो शेयर्स बाय नहीं किए वो बैंक खरीदेगा। आपको तो 100 अरब मिल जाएंगे, लेकिन ये जो पब्लिक के कंप्लीट शेयर बाय ना करना होता है, इसको हम कहते हैं आईपीओ का फेलियर। कि जी आईपीओ हैज फेल्ड, पैसे मिल गए हैं लेकिन पब्लिक ने नहीं दिए, कुछ पैसे में बैंक से लेने पड़े हैं अंडरराइटिंग में। दिस इज कॉल्ड फेलियर ऑफ आईपीओ। तो जब आप पब्लिक ऑफर में जाते हैं, देयर इज अ रिस्क ऑफ फेलियर। अब ये फेलियर हम इसको क्यों कह रहे हैं और इसमें से हमें डर क्यों लगता है? फेलियर का मतलब क्या है कि पब्लिक डिड नॉट ट्रस्ट ऑन योर कंपनी। पब्लिक को आपकी इन्वेस्टमेंट का आइडिया ने अपील नहीं किया। कहने को आपको अंडरराइटिंग की वजह से पैसे जरूर मिल गए हैं, लेकिन ये इशू का फेलियर जो है ना, एक स्टिग्मा बन जाता है आपके, एक बदनुमा दाग बन जाता है कंपनी के लिए, और इसकी वजह से कंपनी को बिजनेस में प्रॉब्लम आएंगी। प्रॉब्लम क्या हो सकती है? कंपनी को कल को पैसे की जरूरत पड़ी, बैंक के पास लोन लेने गया, बैंक विल चेक इट्स हिस्ट्री और उसमें पब्लिक इशू फेलियर नजर आया। इसका मतलब पब्लिक ने इस कंपनी पे एतबार नहीं किया था, तो बैंक विल बी रेजिस्टेंट कि भाई कोई गड़बड़ है इस कंपनी में, पब्लिक ने इस कंपनी पे एतबार नहीं किया था, तो हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बैंक विल बी अ बिट रेजिस्टेंस, विल शो सम रेजिस्टेंस इन ग्रांटिंग लोन। सिमिलरली आपको क्रेडिट चाहिए, बिजनेस में नॉर्मल है कि आप उधार पे माल उठाते हो, आप उधार पे माल लेने गए हो, आपका सप्लायर में भी रिलक्टेंट, कभी इस पे तो पब्लिक ने एतबार नहीं किया था, मुझे इसको उधार देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, पब्लिक ने इस पे एतबार नहीं किया, कोई इसमें कोई गड़बड़ है जो मुझे शायद पता ना हो, तो वो भी वहां पे भी आपको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। तो ये फेलियर का रिस्क है। फेलियर का रिस्क आपको आगे बिजनेस ऑपरेशन में प्रॉब्लम दिला सकता है। प्राइवेट प्लेसिंग में ये रिस्क नहीं है, क्योंकि प्राइवेट प्लेसिंग में तो आपने बैंक से टेबल पे बैठ के एग्री करना है कि भैया हम इतने शेयर ऑफर कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के लिए इतना पैसा चाहिए, तो आप काइंडली हमसे इन्वेस्टमेंट का एग्रीमेंट करें। बैंक ने एक के पास गए, दो के पास गए, तीन के पास गए, तीनों से एग्रीमेंट साइन हुआ, खत्म हो गया। फेलियर वाली बात ही नहीं यहाँ पे। पब्लिक ऑफर में आपको ऑफर करते हो, फिर वो एक्सेप्ट हो या ना हो, ये रिस्क रहता है। जी जनाब, फ्लोटेशन में एक आईपीओ है, एक प्राइवेट प्लेसिंग है। हमें या एमसीक्यूज में आए या एक एक दो दो नंबर के नोट्स आए, वी शुड बी रेडी। जी बेटा, बेटा कल हमने बात की थी कि डेट इज अ लो रिस्क इन्वेस्टमेंट। डेट इज अ लो रिस्क इन्वेस्टमेंट। लो रिस्क इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न भी लो होती है। इक्विटी इज हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट पे ठीक है रिटर्न गारंटीड नहीं है, बट व्हेनेवर देयर बी रिटर्न इट विल बी मच हायर देन द रिटर्न ऑन द डेट। मे बी डेट पे रिटर्न आपको 10% सालाना आ रही है, इक्विटी पे इट कुड बी 15, 18, 20, 25 डिपेंडिंग अपॉन द हाउ योर बिजनेस इज डूइंग। ठीक है, बिजनेस अच्छा कर रहा है तो 20-10 से ऊपर होगी, बहुत अच्छा कर रहा है तो 20-25 पे चली जाएगी। सो दोनों तरह के इन्वेस्टर मार्केट में पाए जाते हैं। और जो हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स की, तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स दोनों तरह के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। वो कुछ अपना पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट में लगाते हैं, कुछ पैसा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में भी लगाते हैं। ठीक है, सिर्फ डेट में भी सारा पैसा नहीं लगाएंगे, सिर्फ इक्विटी में भी सारा पैसा नहीं लगाएंगे। हाँ, जब हम बात करते हैं ना कमर्शियल बैंक्स की, तो कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो नॉर्मली डेट में ही इन्वेस्ट करते हैं, वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंक्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका बिजनेस का मॉडल ही ये होता है, वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई और सवाल? अच्छा जी, थर्ड मेथड हमारे पास एक इंट्रोडक्शन का होता है। इंट्रोडक्शन में सिर्फ लिस्टिंग करवाई जाती है। हमने अभी मेथड जो फ्लोटेशन के दो पढ़े ना, एक आईपीओ पढ़ा, एक प्राइवेट प्लेसिंग पढ़ा। इन दोनों में हमने नए शेयर, हमने स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन दी और एप्लीकेशन के साथ ही हमने नए शेयर भी इशू किए हैं। स्टॉक एक्सचेंज से जब अप्रूवल मिली तो हम आईपीओ में चले गए, लिस्टिंग के साथ हमने पब्लिक को शेयर इशू कर दिए। स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टिंग की अप्रूवल मिली, हम प्राइवेट प्लेसिंग के थ्रू शेयर भेज दिए। लेकिन एक ऑप्शन होती है इंट्रोडक्शन की भी। इंट्रोडक्शन में आप पब्लिक को शेयर ऑफर नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी कंपनी का स्टेटस बदल रहे हो, अनलिस्टेड से लिस्टेड में जा रहे हो। अब ये फ्लोटेशन, इंट्रोडक्शन और प्लेसिंग से अगर हम बात करें, इंट्रोडक्शन और आईपीओ, क्या डिफरेंस है? कब हमें आईपीओ के थ्रू लिस्टिंग में जाना है या प्लेसिंग के थ्रू लिस्टिंग में जाना है, और कब इंट्रोडक्शन इज एन ऑप्शन?
तो भाई लिस्टिंग में जाने के लिए आपको दो चीजें एट मिनिमम रिक्वायर्ड होती हैं। एक, आपने स्टॉक एक्सचेंज की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, जो भी इनके फॉर्म्स हैं, जो भी इनके अंडरटेकिंग्स हैं, जो भी इनकी फीस है वो भरनी है। और दूसरा, आपके कम से कम 25% शेयर्स जनरल पब्लिक के पास होने चाहिए। ये लिस्टेड कंपनी की एक रिक्वायरमेंट है कि कम से कम 25% शेयर आउट ऑफ फैमिली होने चाहिए, मतलब फैमिली मैनेजमेंट से बाहर पब्लिक के पास या दूसरे लोगों के पास 25% शेयर होने चाहिए। अच्छा, जब आप अब अगर तो आपकी सिचुएशन ऐसी है कि एज अ अनलिस्टेड कंपनी आप ऑलरेडी अपने 25% शेयर पब्लिक को बेच चुके हो। अनलिस्टेड कंपनी के पास नॉर्मली पब्लिक को थ्रू एडवर्टीजमेंट वो इनवाइट नहीं कर सकते कि हमारे पास आए, पैसे लगा हमारे प्रोजेक्ट में। लेकिन अनलिस्टेड कंपनी पब्लिक को 1-to-1 कन्विंस तो कर सकते हैं ना जाके। फॉर एग्जांपल, मैं अगर एक फाइनेंस मैनेजर एक कंपनी का, तो मैं जाके, मुझे पता है कि 2-4 लोग ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि अच्छे कारोबार में पैसा लगाते हैं और मेरी कंपनी को पैसे की जरूरत है, तो मैं उन लोगों के पास जाके उनको अपने प्रोजेक्ट की अप्रेजल दिखा, फिजिबिलिटी दिखा के उनसे पैसे की रिक्वेस्ट कर सकता हूं। उनको मेरी फिजिबिलिटी समझ आएगी, हो सकता है हमारी कंपनी में पैसा लगा दे। तो कंपनीज बाज़ का अनलिस्टेड रहते हुए 1-to-1 कन्विंसिंग के थ्रू 25% शेयर ऑलरेडी पब्लिक आउट ऑफ फैमिली बेच चुकी होती हैं। तो अगर आपकी कंपनी ऐसी है जिसके ऑलरेडी 25% शेयर पब्लिक के पास है, आउट ऑफ फैमिली है, तो आप सिर्फ ये रिक्वायरमेंट पूरी करो तो स्टॉक एक्सचेंज में आपका शेयर अनलिस्टेड से लिस्टेड में चला जाएगा। आपको नए शेयर इशू करने की जरूरत नहीं है। लिस्टिंग के साथ आपको आईपीओ के थ्रू या प्लेसिंग के थ्रू शेयर कब इशू करने पड़ते हैं? जब ऑलरेडी आपके 25% शेयर पब्लिक के पास नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपके 100% शेयर सिर्फ फैमिली के पास हैं और आप चाहते हो मैं अपनी कंपनी को लिस्टिंग में ले जाऊं, तो स्टॉक एक्सचेंज का पहली रिक्वायरमेंट ये होती है भाई 25% शेयर पब्लिक के पास होंगे तो बात आगे चलेगी ना। तो आप फिर साथ आईपीओ या प्राइवेट प्लेसिंग की भी डॉक्यूमेंट बना के स्टॉक एक्सचेंज के पास जाते हो कि जी मेरे इतने शेयर में प्रॉस्पेक्टस के थ्रू, ये मेरा प्रॉस्पेक्टस है, इसके थ्रू मैं पब्लिक को ऑफर करने लगा हूं, या ये मेरी इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट है, इसके थ्रू मैं प्लेसिंग में जाने लगा हूं। तो आप मेरी ये डॉक्यूमेंट भी प्रूव कर दें और मेरा ये स्टॉक एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट भी प्रूव कर दें। अगर आप ये अप्रूव करेंगे तो फिर ये मैं पब्लिक को ऑफर कर दूंगा, मेरे शेयर्स ऑटोमेटिकली पब्लिक के पास पहुंच जाएंगे। तो ये दोनों काम साइमल्टेनियसली हो जाएंगे। ठीक है। अगर आपके पास 25% शेयर आपकी कंपनी के ऑलरेडी पब्लिक के पास नहीं है तो आप आईपीओ प्लस लिस्टिंग करोगे या प्लेसिंग प्लस लिस्टिंग करोगे। लेकिन अगर ऑलरेडी 25% शेयर आपके पब्लिक के पास है तो आप सिंपली इंट्रोडक्शन करोगे। इंट्रोडक्शन में आपको पैसा नहीं मिला, आपका सिर्फ स्टेटस बदल गया, अनलिस्टेड से लिस्टेड में चले गए हो। आपके शेयर जो पहले स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं होते थे, अब उनकी ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में अलाउ कर दी जाएगी इंट्रोडक्शन के बाद। इंट्रोडक्शन कोई कंपनी क्यों करवाए? पैसा तो मिला नहीं। इंट्रोडक्शन इसलिए करवाया जाता है कि आपकी कंपनी का स्टेटस बढ़ जाता है। कल हमने एक बात की थी, लिस्टेड कंपनी पे इन्वेस्टर अनलिस्टेड कंपनी के मुकाबले में ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं। पहले ज्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं इन्वेस्टर, तो उसकी वजह हमने कहा था, इसकी वजह यह है कि लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल होती है। आपने लिस्टेड कंपनी में पैसा लगाया है, जब भी आपने इन्वेस्टमेंट बेचनी है स्टॉक मार्केट में बेच के अपना पैसा ले सकते हो। लेकिन एक और बात जिसकी वजह से इन्वेस्टर लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए इंक्लाइंड होता है, दैट इज द रेगुलेशन। लिस्टेड बिजनेसेस आर मोर रेगुलेटेड बाय डिफरेंट अथॉरिटीज। क्योंकि आप ये चीजें में रखें कि इन्वेस्टर ने शेयर खरीदे तो इन्वेस्टर तो घर बैठा है, कंपनी डायरेक्टर्स चला रहे होते हैं। शेयर होल्डर घर बैठा हुआ है तो डायरेक्टर्स की वर्किंग पे शेयर होल्डर की कोई मॉनिटरिंग कंट्रोल नहीं है। तो लिस्टेड जो कंपनीज होती हैं उन पे रेगुलेटर्स की नजर ज्यादा सख्त होती है। लाइक लिस्टिंग कंपनी की ऑडिटर्स की रिक्वायरमेंट स्पेशल है, इनके ऑडिटर्स मोर क्वालिफाइड, मोर एक्सपीरियंस, बिगर फर्म होनी चाहिए लिस्टेड कंपनीज के। लिस्टेड कंपनीज की स्टॉक एक्सचेंज के साथ कम्युनिकेशन ज्यादा है कि भाई आपने कोई भी फैसला करना है फौरन स्टॉक एक्सचेंज को बताना है, घर में बैठ के फैसला करके चुप करके काम ही करते रहना, ताकि आप स्टॉक एक्सचेंज को बताएंगे, इन्वेस्टर को साथ साथ पता लगते जाए, आपके शेयर होल्डर को साथ साथ इंफॉर्मेशन मिलती जाए आप क्या काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जबकि किसी प्राइवेट कंपनी में, अनलिस्टेड कंपनी में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप अपने हर फैसले को शेयर होल्डर से शेयर करते रहें। एजीएम में कभी बता दिया, ना बताया तो कोई मसला नहीं। लेकिन लिस्टेड कंपनी पे सख्तियां ज्यादा होती हैं, तो शेयर होल्डर्स को ये ट्रस्ट होता है कि भाई हम तो कंपनी में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन डिफरेंट अदारे, स्टॉक एक्सचेंज जिसको देख रही है, एससीसीपी उसको देख रहा है, ऑडिटर्स जिसके साथ इन्वॉल्व है वो भी ज्यादा कंप्यूटर और इंडिपेंडेंट है। तो इस तरह की रेगुलेशंस लिस्टेड कंपनी पे आने की वजह से भी शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट लिस्टेड कंपनी में पे ज्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट में इंटरेक्शन उनको वहां पे ज्यादा होती है। तो ये थोड़ा सा हमने लिस्टेड अनलिस्टेड के डिफरेंस को भी मैंने यहाँ पे आपके सामने डिस्कस किया। अच्छा, ये वेरी ब्रीफ कंपैरिजन है कि प्लेसिंग के एडवांटेजेस क्या हैं ओवर आईपीओ। प्लेसिंग इज चीपर, देयरफॉर सूटेड फॉर स्मॉलर इश्यूज। चीपर किस लिए है? प्लेसिंग में अंडरराइटिंग की फीस बैंकों को नहीं देनी, प्लेसिंग में आपको प्रॉस्पेक्टस बनवा के अखबारों में नहीं छपवाना। आईपीओ में आपको पता है, आईपीओ
में आपको प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ता है और फिर वो न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाना पड़ता है, रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी, आपको कोई प्लेसिंग में मार्केटिंग नहीं करनी। दीज आर फ्यू एरियाज जिसकी वजह से हम कहते हैं प्लेसिंग इज चीपर। प्लेसिंग में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस इज लो। पैसा इकट्ठा करने, पैसा रेज तो कर रहे हैं आपने, लेकिन आपको से 20 अरब चाहिए। 20 अरब आप आईपीओ के थ्रू लाओगे, मे बी आपका 40-50 करोड़ खर्चा लग जाएगा। लेकिन वही 20 अरब आप प्लेसिंग से लाओगे, हो सकता है आपका 10-20-50 लाख फीस लगे आपकी, उसी में गुजारा हो जाए आपका। इट इज चीपर। प्लेसिंग इज क्विकर। आईपीओ में स्टॉक एक्सचेंज अप्रूवल, प्रोस्पेक्टस बनाना, बैंकों से अंडरराइटिंग एग्रीमेंट करना, फिर अखबारों में ऐड देना, फिर पैसे इकट्ठे होना, फिर बैलेटिंग होना, फिर शेयर इशू करना। इट्स अ लॉन्ग टीडियस प्रोसेस। प्लेसिंग में 2-3 बैंकों से एग्रीमेंट साइन होने हैं, दैट्स इट। उन्होंने पैसे ट्रांसफर किए, आपने शेयर इशू किए, कहानी खत्म। इट्स क्विक, पैसा जल्दी मिलता है। प्लेसिंग इज लाइकली टू इन्वॉल्व लेस डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। आपने आईपीओ में जाना है, स्टॉक एक्सचेंज ने आईपीओ में प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट रखी हुई है। प्रोस्पेक्टस में आपको अपनी प्रोजेक्ट की शायद ज्यादा डिटेल्स देनी पड़े, लेकिन प्लेसिंग में शायद आपको रिलेटिवली लेसर डिटेल इन्वेस्टमेंट बैंक को देने से ही आपका गुजारा हो जाए, क्योंकि बाद तक कंपनी फील करती है ना हमारी प्रोजेक्ट की डिटेल हमारी कॉन्फिडेंशियल डिटेल है, हमें इसको पब्लिक नहीं करना चाहिए। पब्लिक करेंगे तो कोई और भी हमारा कंपेटिटर हमारे आइडिया को हाईजैक ना कर ले। सो आईपीओ में चीजें पब्लिक करनी पड़ती हैं, प्लेसिंग में आपको चीजें पब्लिक नहीं करनी, आपको 2 या 3 बैंकों से शेयर करनी है, वो पब्लिक के पास चीजें अवेलेबल नहीं होती। सो ये डिस्क्लोजर का भी फर्क पड़ जाता है। बट देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लेसिंग, जो कि हमने साथ साथ बात तो कर ही ली थी कि आपके स्मॉलर नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, जिसकी वजह से पब्लिक ट्रेडिंग के लिए आपके शेयर्स अवेलेबल नहीं है। जो मैंने कहा था लो मार्केटेबिलिटी, आपके शेयर्स की मार्केटेबिलिटी लो रह जाती है, विच इज अ ड्रॉबैक बहरहाल इसमें जी। फ्लोटेशन, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवानी है, शेयर्स इशू करने हैं, क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं? एनी क्वेश्चन जी बेटा? कंट्रोल ऑफ द कंपनी का जुमला ये यहां पे लिखा हुआ है, विल हैव द कंट्रोल। अच्छा, इसमें कंट्रोल मैंने जैसे कहा कि नॉर्मली जब आप शेयर इशू कर रहे हैं और आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास जा रहे हैं तो यू विल बी केयरफुल कि आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को 1 या 2 इन्वेस्टर्स को अपना 50% से ज्यादा शेयर आप नहीं देना चाहेंगे। यहाँ पे यू विल बी केयरफुल। जैसे पब्लिक आईपीओ में यू मे अफोर्ड कि पब्लिक के पास 60%, 70% भी चले जाएं तो फर्क नहीं पड़ता, लाखों लोगों में बटे हुए हैं, वो कभी इकट्ठे होकर चैलेंज नहीं कर सकते मैनेजमेंट को। तो मैनेजमेंट के पास अगर 40% भी है तो वो मेजोरिटी वोट ही रहेंगे और वो वहां पे डायरेक्टर अपने नॉमिनेट करके ले जाएंगे। लेकिन इन 2-3 बैंकों के पास अगर 50% ज्यादा शेयर दे दिए तो वो किसी भी वक्त आपस में मिलकर अपने डायरेक्टर्स, अपना सीईओ लाके करंट मैनेजमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं। बिजनेस पे हम जैसे कह सकते हैं कब्जा हो सकता है। एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना ऐसा हुआ था, काफी पुरानी बात है, आई थिंक मे बी डेकेड्स ओल्ड। हमारी एक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी, उसने ये हरकत कर दी। उसने अपने कंट्रोलिंग शेयर्स प्राइवेट प्लेसिंग में और पब्लिक के थ्रू बाहर रख दिए। मे बी 25-30%, 40% शेयर अपने पास रखे और बाकी शेयर पब्लिक प्लस इंस्टीट्यूशन में उसने बेच दिए। और उनके साथ एग्जैक्टली यही हरकत हुई थी। हमारे बहुत स्मार्ट बड़े लीडिंग बिजनेसमैन है, मैं नाम नहीं लेता उनका, उन्होंने स्मार्टली मार्केट से चीजें, पुरानी बातें हैं, उस वक्त इतनी रेगुलेशन टाइट नहीं थी, उन्होंने मार्केट से स्मार्टली चीजें उठाई। मतलब उसके उस बिजनेसमैन के ऑलरेडी मार्केट में 10 कंपनीज अपनी थी, उसने 10 कंपनीज के जिम्मे लगाया कि भाई इस कंपनी के शेयर खरीदना शुरू करो। वो 10 कंपनीज ने मिलकर, किसी ने बैंक से खरीदे, किसी ने स्टॉक मार्केट से खरीदे, करते करते 50% से ज्यादा शेयर खरीद लिए। तो जब शेयर्स उस ग्रुप के पास 10 कंपनियों के पास मिला के 50% ज्यादा शेयर हो गए तो उन 10 कंपनीज का मालिक एक ही था। वो गया उस कंपनी में जिसके शेयर खरीदे गए थे, उनके डायरेक्टर्स का अस्सलाम वालेकुम, कल से आपके आने की जरूरत नहीं है, हम अपने डायरेक्टर ला रहे हैं। तो बिजनेस टेक ओवर हो गया, इस तरह तो कब्जा हो गया उस पर। तो ये ख्याल रखा जाता है, ठीक है। अगर आप ऐसा कर देंगे तो रिस्क रहेगा, हमें इसका ख्याल रखना है। देखिए, अगर आप पूरा कंट्रोल नहीं भी दिया तो अगर आपने 30-40% शेयर्स भी दिए हैं बाहर तो बहरहाल एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस बन जाता है, वोट का इन्फ्लुएंस बन जाता है। ये रिस्क रहता है कि वो जब भी आप ज्यादा शेयर बाहर दे देंगे, कंसंट्रेट कर देंगे, तो दे मे जॉइन हैंड्स टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग। तो 50% नहीं भी हैं, 40% भी हैं, तो 40% का प्रेशर तो बहरहाल एक होता है वोटिंग के ऊपर, डिसीजन मेकिंग के ऊपर। तो हम ये नहीं कहते कंट्रोल चला जाएगा, लेकिन प्रेशर कंट्रोल जा सकता है, उसके चांसेस रहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपने 40% शेयर पब्लिक को दे दी, इंस्टीट्यूशंस को दे दिए हैं। अब मैनेजमेंट को रिस्क क्या है कि हमारा कोई एक डायरेक्टर भी उस बैंक के साथ मिल गया, उन्होंने किसी को ब्राइब कर दिया हमारे डायरेक्टर को, या अपने शेयर बेचो, डबल प्राइस में बेचो, निकलो। अगर वो बैंक आपकी कंपनी में खरीदने में इंटरेस्टेड है, किसी एक डायरेक्टर को उन्होंने ब्राइब किया, उससे उन्होंने 10% शेयर ले लिए, तो कंट्रोलिंग शेयर गए उनके पास, कंट्रोल गया उनके पास। तो आप कह सकते हैं वल्नरेबल हो जाती है कंपनी, इट इज एक्सपोज्ड टू टेक ओवर, कोई भी उसको फिर खरीद सकता है। इसलिए कंट्रोल का खास ख्याल रखा जाएगा जब भी आप इक्विटी शेयर इशू में जाएंगे। आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि हम इक्विटी शेयर इतने ना इशू कर दें कि कंट्रोल हमारे हाथ से निकल जाए। जैसे हमने डेट में बात किया था ना कि डेट इशू करते हुए हमने ख्याल रखना गेयरिंग हमारी हाथ से ना बढ़ जाए।
इसी तरह एक्विटी इशू करते हुए हमने ख्याल रखना है कंट्रोल हमारे हाथ से ना निकल जाए। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स है ना, आपने जो फैक्टर लिखे थे, इन फैक्टर्स में आप चाहें तो एक फैक्टर और ऐड कर सकते हैं, कंट्रोल। आपको ये भी ख्याल रखना है पैसा कहां से लाना है, कंट्रोल का भी ख्याल रखना है कि भाई कंट्रोल, इक्विटी से पैसा लाएं तो कंट्रोल ना हमारे हाथ से निकल जाए। जैसा गेयरिंग हमने कंसिडर करनी है डेट से पैसा लाते हुए, कंट्रोल का हमने ख्याल रखना है इक्विटी से पैसा लाते हुए। अच्छा जी, इक्विटी से रिलेटेड देयर आर सम मोर टर्म्स एंड देयर आर सम मोर मैकेनिज्म। शेयर्स इशू करने हैं, एक तो हमने ऊपर पैसे लाने का तरीका पड़ा इक्विटी शेयर होल्डर से। शेयर इशू करने हैं तो एक तरीका इशू ऑफ राइट शेयर्स भी है जी। इशू ऑफ राइट शेयर्स क्या होते हैं? राइट शेयर्स, ऑफर ऑफ न्यू शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट अ प्राइस लेस देन द करंट मार्केट प्राइस इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर्स। मतलब फॉर एग्जांपल आपने राइट ऑफर कुड बी 1 for 5 एट से ₹10 पर शेयर। चलिए हम इसको 10 से निकाल के 12 कर देते हैं, 12 पर शेयर। और मार्केट प्राइस कुड बी से 15। हो सकता है मार्केट में शेयर 15 का चल रहा हो, लेकिन कंपनी राइट शेयर ऑफर कर रही है 1 for 5, 12 रुपए के हिसाब से। 1 for 5 का मतलब जिसके पास 5 शेयर है, हर 5 के बदले 1 शेयर। मतलब जिसके पास 100 शेयर होंगे उसको 20 शेयर मिलेंगे, जिसके पास 1000 शेयर होंगे उसको 200 शेयर मिलेंगे, जिसके पास 5000 शेयर होंगे उसको 1000 शेयर ऑफर होंगे। सो राइट शेयर्स भी कंपनी ऑफर करके उनसे भी पैसा रेज कर सकती है। राइट शेयर के बारे में यूज की जाती है टर्म, ये प्रीएम्प्टिव राइट है शेयर होल्डर्स का। प्रीएम्प्टिव राइट से मुराद जब भी कंपनी ने शेयर इशू करने हैं नए पैसा रेज करने के लिए, पहला राइट है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का कि कंपनी उनको शेयर ऑफर करे, सो दैट वो अपने एग्जिस्टिंग वोटिंग राइट्स मेंटेन कर सकें। क्योंकि कंपनी जब भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के बजाय बाहर के लोगों को शेयर इशू करेगी तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के वोटिंग राइट डाइल्यूट हो जाते हैं। मतलब मैं अगर पहले 10% शेयर होल्डर था, कंपनी ने बाहर लोगों को जाके नए शेयर इशू कर दिए हैं, तो मेरी शेयर होल्डिंग में भी 10 से 8 रह जाएगी, 5 रह जाएगी, 4 रह जाएगी। मेरा कंपनी में वोटिंग परसेंटेज है वो कम हो जाती है। तो इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इट्स अ लॉ कि कंपनी ने जब भी नए शेयर इशू करने हैं, सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर किए जाएंगे। अगर वो चाहते हैं शेयर बाय करना इन देयर रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, दे हैव द फर्स्ट राइट टू बाय, ताकि अगर वो चाहते हैं अपने वोटिंग राइट की डाइल्यूशन को अवॉइड करना, वो कर लें। हाउएवर इट कैन बी वेव्ड। शेयर होल्डर चाहे तो राइट वेव कर दें, ठीक है जी हमें नहीं चाहिए, आप पब्लिक ऑफर कर दीजिए, हमारे वोटिंग राइट डाइल्यूट होते हैं, वी डोंट माइंड। पहला राइट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का है, लेकिन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अगर राइट वेव ऑफ कर दें तो कंपनी पब्लिक के पास तब जाती है, यह ख्याल रखना है। तीसरा पॉइंट इसमें होता है कि पब्लिक जब शेयर होल्डर को राइट शेयर ऑफर किए जाते हैं तो जरूरी नहीं हर शेयर होल्डर मजीद पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करने पर तैयार हो। क्योंकि आप क्या कह रहे हैं कि जी आपके पास 5 शेयर हैं, आप 12 रुपए देके एक शेयर और खरीद सकते हैं हमारा। अब जरूरी नहीं कि हर शेयर होल्डर तैयार हो इस बात पे कंपनी में मजीद पैसा लगाने पे। कुछ शेयर होल्डर कंपनी की परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं होंगे, कुछ शेयर होल्डर के पास हो सकता है पैसा ही ना हो, कोई भी वजह हो सकती है। तो जो भी वजह है, अगर शेयर होल्डर को ऐसी ऑफर आए तो शेयर होल्डर चाहे तो वो पैसे देकर शेयर बाय कर ले, चाहे तो ये राइट जो है ये किसी को बेच दे। ये जो राइट होते हैं ये भी स्टॉक मार्केट में शेयर की तरह सेलेबल होते हैं। जिस तरह लिस्टेड कंपनी के शेयर्स मार्केट में बिकते हैं, इसी तरह लिस्टेड कंपनी के राइट शेयर्स भी मार्केट में बिक सकते हैं। सो हमने यहां पे बात की राइट शेयर से रिलेटेड। राइट शेयर्स है क्या, ये उसकी डेफिनेशन आ गई। राइट शेयर्स प्रीएम्प्टिव राइट है, प्रीएम्प्टिव राइट क्यों दिया गया है उसकी वजह आ गई। और हां, अगर शेयर होल्डर खुद चाहे तो अपने राइट को वेव ऑफ कर सकता है, खुद चाहे तो। कंपनी के पास अख्तियार नहीं है कोई शेयर होल्डर को बाईपास करके किसी और को शेयर जाके बेच दे। शेयर होल्डर खुद इजाजत दे दे, फिर कंपनी जिसको मर्जी जाके शेयर बेचे। और आखिरी, अगर कंपनी ने शेयर होल्डर्स को राइट शेयर्स ऑफर कर दिए हैं, शेयर होल्डर चाहे तो पैसे दे के वो शेयर्स कंपनी से बाय कर ले, चाहे तो वो जो राइट का लेटर आया ना कि जी मुझे जैसे लेटर आया कि एक शेयर खरीद सकते हैं 5 रुपए दे के, मैं चाहूं तो वो लेटर किसी और को दे दूं, मैं आपको दे दूं भाई मैंने तो नहीं खरीदना, आप खरीद लो जाके, लेकिन मैं वो लेटर आपको फ्री में नहीं देता, मैं आपको बेचता हूं। बेटा ये यूजुअली राइट शेयर्स जो सेलेबल होते हैं, सेल तो लिस्टेड कंपनीज के ही हो पाते हैं। प्राइवेट कंपनी के तो शेयर्स बेचना बड़ी मुश्किल बात होती है क्योंकि उनकी मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती। लिस्टेड कंपनी की मार्केट एग्जिस्ट करती है। लिस्टेड कंपनी के शेयर अब मार्केट में एक प्राइस प्रिवेल कर रही होती है, उस पर जब चाहे आप बेच सकते हैं, जब चाहे उस पर खरीद सकते हैं। प्राइवेट कंपनी के शेयर आपने खरीदने हैं, प्राइवेट कंपनी के शेयर आपने बेचने हैं, तो आपको 1-to-1 डिस्कशन करनी पड़ती है, 1-to-1 निगोसिएशन करनी पड़ती है, क्योंकि देयर इज नो मार्केट जहां पे उसकी प्राइस डिटरमिन की जा सके, तो शेयर की वैल्यू कितनी है। जी जी बेटा, राइट इशू के लिए राइट इशू होता ही वो है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को किया जाए।
राइट इशू ऑफर हमेशा मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे किया जाता है और राइट इशू एक रेशो में किया जाता है। 145 है, 245 है, 1410 है, 144 है, वो एक रेशो में किया जाता है। मतलब तमाम शेयर होल्डर्स को इक्वल प्रोपोर्शन में राइट दिया जाता है। जिसके पास 100 शेयर हैं उसको 20 आएंगे, ऑफ 20 की ऑफर आएगी। जिसके पास 5000 शेयर हैं उसको 1000 शेयर की ऑफर आएगी, ताकि अल्टीमेटली मैं अगर 10% का शेयर होल्डर हूं तो राइट इशू के बाद भी मैं 10% का शेयर होल्डर ही रहूंगा, मेरी शेयर होल्डिंग डिस्टर्ब ना हो। तो ये इन द रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग की जाती है, ताकि शेयर होल्डिंग परसेंटेज डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि अल्टीमेट बेसिक ऑब्जेक्टिव ही इस राइट शेयर का ये है कि शेयर होल्डर्स शुड बी गिवन राइट टू प्रोटेक्ट इट्स शेयर होल्डिंग परसेंटेज। वोटिंग राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए राइट शेयर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया है और ये ग्लोबली पूरी दुनिया में ये प्रिवेल करता है। अच्छा जी, राइट इशू को अगर हम देखें इन कंपैरिजन विद आईपीओ प्लेसिंग, पैसा इकट्ठे करने हैं शेयर होल्डर से, तो इट इज चीप देन पब्लिक इशू। इट इज मेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब इसमें आपको शेयर होल्डर्स की या स्टॉक एक्सचेंज की अप्रूवल वगैरह की जरूरत नहीं है। आईपीओ में या इवन प्राइवेट प्लेसिंग में भी आपको स्टॉक एक्सचेंज की अप्रूवल चाहिए, यहां पे ऐसा नहीं है। इट रेयरली फेल्स। राइट इशू फेल नहीं होता, पब्लिक इशू में फेलियर का डर है, राइट इशू कभी फेल नहीं होगा। क्योंकि मैंने आपको राइट लेटर दिया कि भाई आप कंपनी में 100 शेयर खरीद सकते हैं 12 रुपए में, आपने खरीदने हैं तो खरीद लोगे, नहीं खरीदने तो वो लेटर किसी और को भेज दोगे, और जो आपसे लेटर खरीदेगा वो कंपनी में शेयर खरीदेगा, ठीक है। क्योंकि उसने तो ये इसलिए कभी फेल नहीं होगा। जितने आपने लोगों से शेयर होल्डर से पैसा मांगा है वो पैसा आपको राइट लेटर के थ्रू, राइट शेयर्स के थ्रू मिलेगा, फेलियर नहीं होगा। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? राइट इशू में नो प्रॉस्पेक्टस, ठीक है जी। इसमें कंपनी इंटरनली डिसाइड करती है, डिस्क्रिप्शन ऑफ डायरेक्टर्स है, डायरेक्टर्स खुद फैसला करते हैं हमें किस प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा चाहिए। यहां पे चाहिए ख्याल रखिएगा, राइट इशू से भी लिमिटेड फंड रेज किए जा सकते हैं। ज्यादा पैसे चाहिए, बहुत ज्यादा पैसे चाहिए तो आईपीओ, दरमियानी मॉडरेट पैसे चाहिए तो प्लेसिंग, और थोड़े पैसे चाहिए तो राइट इशू। हम इसको इस अंदाज में देखते हैं। जैसे अगर 50 अरब 100 अरब चाहिए आईपीओ में चले जाओ, 4, 5, 10 अरब चाहिए प्राइवेट प्लेसिंग में चले जाओ, मे भी 50 करोड़ या 1 अरब चाहिए तो राइट इशू में चले जाओ। क्योंकि ये चीज बड़ी जहन में रखने की बात है कि आपने शेयर होल्डर से 100 रुपया लिया हुआ है, पहले 100 लिया हुआ है, तो उनसे 10-20 और मांगोगे वो दे देंगे। थोड़े से पैसे मांगोगे ना, वो कहेंगे जी 100 पहले दिया हुआ था, 10-20 और दे दो, हम कंपनी ठीक काम कर रही है, 10-20 और डाल दो, इन्वेस्ट कर दो। लेकिन आपने 100 दिया हुआ है, आप उनसे कहो 100 और दे दो। तो एक बड़ी मशहूर सेइंग है, आपने सुनी होगी, डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। कि ठीक है कंपनी बड़ा अच्छा कर रही है, लेकिन भाई कारोबार है, ऊंच नीच आती रहती है, सारा पैसा इसमें डाल दिया तो कल को डूबी तो हमारा सारा पैसा डूब जाएगा, ठीक है। तो 100 डाले थे, 10 मांगे और तो कोई बात नहीं, 10 आपको शेयर होल्डर दे देगा राइट इशू की मद में। लेकिन पहले 100 लिए में आपने शेयर होल्डर से 100 और मांग लिया तो शायद शेयर होल्डर 100 ना दे आपको, ठीक है। तो इसलिए हमने कैटेगराइज किया हुआ है कि हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, हमें पता होना चाहिए हम ऑर्डिनरी शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कितना पैसा ले सकते हैं राइट इशू की मदद से। ये अगर हमें से ज्यादा पैसा चाहिए प्लेसिंग में चले जाओ, उससे भी ज्यादा पैसा चाहिए आईपीओ में चले जाओ। तो पैसा कितना चाहिए उस पर डिपेंड करेगा हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हैं। जी एनी क्वेश्चन ऑन राइट इशू? राइट शेयर इशू क्या है, राइट इशू से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, उसका थोड़ा सा मैकेनिज्म और उसके एडवांटेजेस ब्रीफली। अगेन 2-4 नंबर, 1 आध नंबर का एमसीक्यू, 1-2 नंबर का नोट, इससे ज्यादा हमें राइट इशू पे कुछ नहीं एक्सपेक्टेड। अच्छा जी, एक बोनस इशू भी होता है। बोनस इशू क्या होता है जी? बोनस शेयर इशू क्या है? बोनस शेयर इशू भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के शेयर इशू की जाते हैं, बट दिस इज नॉट अगेंस्ट कैश। राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के शेयर इशू किए गए हैं अगेंस्ट कैश, ये अगेंस्ट कैश नहीं है। दीज आर इशूड फ्रॉम रिजर्व्स। बोनस शेयर इशू रिजर्व्स में से इशू किए जाते हैं। इसको कहा जाता है अल्टरिंग द शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर कैपिटल में रिजर्व भी आपका शेयर कैपिटल का हिस्सा, इक्विटी का हिस्सा होता है ना, ठीक है। तो विदाउट रेजिंग कैश, आपने कैश नहीं रेज किया लेकिन कैपिटल बदल लिया। नॉर्मली तो हम कहते हैं जी डेबिट कैश क्रेडिट शेयर कैपिटल होता है, लेकिन यहां पे आपका शेयर कैपिटल बदलेगा, डेबिट रिजर्व क्रेडिट शेयर कैपिटल। आपने कैश रेज नहीं किया लेकिन शेयर कैपिटल अपना बदल दिया है, रिजर्व्स को कैपिटल में कन्वर्ट किया जाता है। और बोनस शेयर भी इशू किए जाते हैं रेशो में, उसी तरह जैसे राइट शेयर की रेशो होती है ना, उसी अंदाज में कंपनी रेशो डिटरमिन करती है कि हमने कितने रिजर्व्स को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करने हैं, उसके लिए हमें क्या रेशो इस्तेमाल करनी चाहिए। तो बोनस शेयर इशू कर दिए जाते हैं। बोनस शेयर इशू का फायदा क्या है? बोनस शेयर के मजीद बेसिकली मेनली 2 फायदे होते हैं। एक, रिजर्व्स आपके शेयर कैपिटल में कन्वर्ट होते हैं। रिजर्व्स को हम टेम्पररी इक्विटी कहते हैं और जो शेयर कैपिटल होता है वो परमानेंट इक्विटी होती है। तो बोनस शेयर इशू से टेम्पररी इक्विटी परमानेंट इक्विटी में कन्वर्ट हो जाती है।
बोनस शेयर इशू को रिजर्व को टेम्पररी इक्विटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर शेयर होल्डर्स डिमांड करें एजीएम में कि जी ये रिजर्व्स हमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कंपनी में हैव टू डू दैट। शेयर होल्डर्स एजीएम में डिमांड कर सकते हैं कि जी रिजर्व जो कंपनी ने अपने पास, रिजर्व कहां से बनते हैं? अकाउंटिंग अगर हमें पता हो, रिटेन्ड प्रॉफिट से रिजर्व बने हुए हैं। तो शेयर होल्डर का डिमांड करें कि भाई आपने जो प्रॉफिट रिटेन किया हो ना मादी में पिछले 4-5 सालों में, ये हमें डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो कंपनी में हैव टू एक्सेप्ट दैट। लेकिन जब कंपनी रिजर्व को कैपिटल में कन्वर्ट कर लेती है बाय इशूइंग बोनस शेयर, तब फिर शेयर होल्डर ये डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि शेयर कैपिटल कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, वो वापस नहीं होता अनलेस कंपनी लिक्विडेशन में जाए। तो पहला फायदा क्या है कि जब आप बोनस शेयर इशू कर देते हो तो कंपनी को कंफर्ट है कि अब ये पैसा शेयर होल्डर को किसी सूरत वापस नहीं जा सकता, ये पैसा हमारे पास है, हम जिस मर्जी कारोबार में लगाएं। ठीक है, तो एक ये फायदा है। दूसरा फायदा बोनस शेयर इशू का क्या होता है कि कंपनी के शेयर प्राइस जो है मार्केट में रिड्यूस हो जाती है। शेयर प्राइस रिड्यूस होना इन जनरल तो समझा जाता है शायद कोई बुरी बात है कंपनी के लिए, लेकिन वो बुरी बात तब है जब चलती हुई कंपनी के बगैर किसी वजह के शेयर प्राइस गिर जाए, वो बुरी बात है। पर यहां पे तो हमने खुद वजह बनाई है ना, मेरे पास 100 शेयर से कंपनी ने मुझे 50 बोनस शेयर दे दिया, मेरे पास 150 शेयर हो गया ना। तो 100 शेयर मेरे पहले 10,000 के थे, अब मेरे 150 शेयर 10,000 के हैं। मैंने कंपनी को पैसा तो नहीं ना दिया, मेरा कंपनी में जो हिस्सा है उसकी वैल्यू 10,000 है। शेयर क्या बताते हैं? शेयर्स की वैल्यू क्या बताती है कि कंपनी के कारोबार में मेरे हिस्से की वैल्यू, तो कंपनी में मेरे हिस्से की वैल्यू 10,000 है। बोनस शेयर इशू होने से पहले कंपनी ने बोनस शेयर इशू किया तो क्या कंपनी का कारोबार बढ़ गया? उससे एक एंट्री डली ना अकाउंटिंग, डेबिट रिजर्व क्रेडिट शेयर कैपिटल। तो जब एक एंट्री डली है, कंपनी का कारोबार नहीं बढ़ा, तो क्या मेरा हिस्से की वैल्यू बढ़ जाएगी उसमें? मेरा हिस्सा तो 10,000 ही रहना है भाई। तो मेरा बोनस शेयर इशू होने से पहले भी हिस्सा 10,000 था, बोनस शेयर इशू होने के बाद भी मेरा हिस्सा 10,000 ही है। लेकिन मेरे शेयर पहले 100 थे, अब 150 हो गए। तो पहले 10,000 100 में डिवाइड हो रहा था, अब 10,000 150 में डिवाइड होगा, तो क्या हुआ? शेयर प्राइस कम होगी। बोनस शेयर इशू से शेयर प्राइस कम करना यह भी बाज़ का कंपनियों का मकसद होता है। एक मकसद हो सकता है ये फायदा उठाना है, दूसरा फायदा हो सकता है ये भी एक फायदा है। बोनस शेयर इशू करके शेयर प्राइस कम करने से क्या फायदा है? मार्केटेबिलिटी बढ़ जाती है। जो चीज सस्ती होती है उसके ग्राहक मार्केट में ज्यादा होते हैं। जब मेरे शेयर की प्राइस कम हो जाएगी तो बहुत से लोगों की वो रीच में आ जाएगा। पहले लोगों की रीच से बाहर था, महंगा था, पैसे नहीं होते थे जेब में खरीदने के लिए, महंगा शेयर है। कंपनी ने बोनस शेयर इशू किया, शेयर सस्ता हो गया, अब कोई शेयर खरीदना चाहे, ज्यादा शेयर होल्डर, ज्यादा इन्वेस्टर अब शेयर खरीद पाएंगे। तो मार्केटेबिलिटी बढ़ जाती है, और मार्केटेबिलिटी बढ़ना इज अ प्लस। जैसे हमने पीछे बात की थी, प्राइवेट प्लेसिंग की वजह से मार्केटेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि मार्केट में कोई बाइंग सेलिंग ही नहीं हो रही, कोई बायर और सेलर ही नहीं है, तो इट्स अ नेगेटिव। यहां पे मार्केटेबिलिटी बढ़ जाना इट्स अ प्लस। जी कोई सवाल यहां तक? इक्विटी पे हमारी डिस्कशन। जी बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बताया। आपके साथी ने कहा कि कंपनी को मार्केटेबिलिटी बढ़ने का क्या फायदा, कंपनी क्यों मार्केटेबिलिटी बढ़ा रही है? तो कंपनी मार्केटेबिलिटी इसलिए बढ़ाती है कि कल को उसने शेयर इशू करने हैं। जब कंपनी ने शेयर इशू करने का इरादा कर रही हो ना, तो शेयर कंपनी ने बेचने हैं पब्लिक को, और कंपनी का शेयर महंगा हो तो कंपनी को डर होता है कि भाई मेरा शेयर महंगा है, बहुत कम लोग मेरा शेयर खरीद पाएंगे, मेरा पब्लिक इशू फेल ना हो जाए कहीं, इस वजह से क्योंकि मेरा शेयर महंगा है। तो कंपनी शेयर इशू में जाने से पहले बोनस शेयर इशू करके अपनी प्राइस नीचे ले आती हैं, फिर आईपीओ में जाती हैं, ताकि शेयर जब नीचे हो जाएगा तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे हमारी शेयर में इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, तो बोनस शेयर इशू यस, जनरली इट विल बी फॉलोड बाय शेयर इशू। जी कोई और क्वेश्चन? एज एन इन्वेस्टर जी, तो कुछ देर के बाद मैं शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन कंपनी की परफॉर्मेंस डाउन जाने की वजह से कोई बायर ही नहीं है, कोई बिलिंग तैयार ही है शेयर खरीदने को, तो मेरे शेयर की क्या होगा, मेरे इन्वेस्टमेंट? जी आपके साथी का कहना है इन्होंने पब्लिक लिस्टेड कंपनी के शेयर खरीदे, और शेयर खरीदने को कुछ अर्से बाद जब उन्होंने बेचने का इरादा किया तो पता लगा कंपनी की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है और लोग उस कंपनी के शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो बेटा जब कंपनी की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है तो बड़ा रेयर होता है कोई इंटरेस्टेड ना हो शेयर खरीदने में। लोग शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे बट एट अ फार लेस वैल्यू। मार्केट प्राइस गिर जाएगी। आपने जब खरीदा था कंपनी अच्छा काम कर रही थी, आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा था, अब कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही, अब शेयर 60 रुपए का बिकेगा, बेचना चाहोगे, चीज बिक जाती है मार्केट में, कीमत गिर जाती है। सर अगर मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कोई कंपनी बनाता हूँ, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा लेता हूँ और शेयर इशू करता हूँ, तो इजीली पब्लिक शेयर परचेज कर लेंगे?
आप कंपनी बना के बिजनेस के लिए आईपीओ के थ्रू पब्लिक को शेयर ऑफर करते हो फॉर सेल, फिर क्या सवाल है इसके बाद? बेटा पब्लिक आपकी कंपनी के शेयर खरीदेगी या नहीं खरीदेगी ये तो डिपेंड करेगा ना आपकी कंपनी में दम कितना है। वो जो बात की इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर ने तो पैसा लिस्टेड कंपनी में, शेयर तो स्टॉक एक्सचेंज में अवेलेबल होते हैं। अच्छा, नई कंपनी आप शुरू कर रहे हैं, नई कंपनी की लॉन्चिंग के ऊपर पब्लिक को आप शेयर ऑफर कर रहे हैं, तो पब्लिक एक नई कंपनी पे कैसे ट्रस्ट करेगी? ये सवाल है जी आपका। बेटा नई कंपनी पब्लिक को जब भी शेयर ऑफर करने हैं आपको पब्लिक को प्रोस्पेक्टस देना है, ठीक है? प्रोस्पेक्टस में आप क्या बताते हो कि मेरी कंपनी क्या कारोबार करना चाहती है, उस कारोबार के लिए मुझे कितने पैसे चाहिए और उस कारोबार से मेरी फिजिबिलिटी क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, एनुअल कैश फ्लोज क्या होंगे, जब हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट में पढ़ा हमारे कैश फ्लोज क्या होंगे, हमारी एनपीवी क्या है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, हमारे एनुअल डिविडेंड्स हम क्या देंगे अपने शेयर होल्डर्स को अगले 5, 7, 8, 10 साल में। तो पूरी एक पिक्चर दिखाई जाती है शेयर होल्डर को, ठीक है? उसमें इंफॉर्मेशन बताई जाएगी, ठीक है? पास नहीं आपके पास, लेकिन जो मैनेजमेंट इस कारोबार का आइडिया लेके आई है उनका पास तो होगा, आपकी कंपनी का पास नहीं, बट आपका पर्सनल ट्रैक तो होगा। आपके साथ जो डायरेक्टर्स इन्वॉल्व है उनका ट्रैक तो होगा, उन्होंने क्या क्या कारोबार जिंदगी में किए हैं, कहां जिंदगी गुजारी है, कहां के पढ़े में है, सब कुछ होगा, ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अच्छा, यहां पे अब फिर बात हो जाती है कि पब्लिक ट्रस्ट करे या ना करे। तो पब्लिक इन जनरल, अब सारी पब्लिक तो पढ़ी लिखी नहीं होती, दे डोंट हैव दिस कैपेसिटी टू असेस प्रॉस्पेक्टस में लिखा गया हुआ, लिखा अंग्रेजी में, वही बड़ा मसला होता हमारे लिए। तो फिर उसमें चीजों को समझना, एवेल्युएशन करना उनकी कि भाई ये अच्छी ऑप्शन है या नहीं, समझ पाना मुश्किल होता है। तो मुझे बात का लगता है कि जो अंडर राइटिंग की ऑप्शन है इसकी एक वजह यह भी है, ये क्यों कंपलसरी रखी गई है। अंडर राइटर कौन होता है? यूजुअली इश्यूइंग हाउस, हमने टर्म लिखी थी, बट ये इश्यूइंग हाउस भी यूजुअली बड़े बड़े बैंक होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट पूरी दुनिया में चलती है कि जो भी पब्लिक ऑफर होनी है ना वो अंडर राइटर के एग्रीमेंट के बगैर नहीं हो सकती। और अंडर राइटर का एग्रीमेंट क्या है कि भाई अगर पब्लिक ने शेयर ना लिए तो मैं शेयर बाय करूंगा। तो अंडर राइटर एक बहुत बड़ा बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, वो आपको गारंटी ऐसे ही देगा कि पब्लिक ना ले लिए मैं ले लूंगा भाई, उसको दम नजर आएगा तो गारंटी देगा। ठीक है, उसने पैसे लेने हैं, उसने पैसे तो 1-2% आपने फीस लेनी है कि ये आपको 10 अरब की वो गारंटी दे रहा है, और अगर उसने उस गारंटी के वो 1-2% फीस ले रहा है, लेकिन 1-2% के पीछे वो 10 अरब दाव पे नहीं लगा रहा, तो उसको प्रोजेक्ट में दम नजर आएगा। उसकी टीम होगी एक्सपर्ट की जो आपकी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी सब खंगालेगी, आपसे डिस्कस करेगी, उनको प्रोजेक्ट में दम नजर आएगा, फिर वो कमिट करेंगे अंडर राइटिंग। और अब स्टेट बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने अंडरराइट कर दिया, हबीब बैंक ने अंडरराइट कर दिया, अलाइड बैंक ने अंडरराइट कर दिया, 3 बैंकों ने आपका प्रोजेक्ट अंडरराइट कर दिया। अगर अब आप पब्लिक के पास जाओगे तो पब्लिक को पता है भाई कि 3 बैंकों ने गारंटियां दी हुई उसको कि पब्लिक ने ना लिया, वो लेने को तैयार है, तो पब्लिक का ट्रस्ट बदल जाता है कि ठीक है भाई, अगर इतने बड़े बड़े बैंक इस पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो उन्होंने कोई, ठीक है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं लेकिन उनके पास तो पढ़े लिखों की टीम है, उनके पास तो CFAs भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, बिजनेस एनालिस्ट भी हैं, MBAs भी हैं, कहीं बाहर के हार्वर्ड के पढ़े हुए, उन्होंने ये एनालिसिस किया सारा, उन्होंने तसल्ली करके ओके किया है। तो अभी अगर वो उनकी तसल्ली है तो मेरी भी तसल्ली है, ठीक हो गया। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, पब्लिक का ट्रस्ट आपको विन करना पड़ेगा जी। एनी अदर क्वेश्चन? एक्विटी पे हमारी डिस्कशन कंप्लीट हो रही थी, हमने फ्लोटेशन को डिस्कस किया, राइट इशू को डिस्कस किया, हमने बोनस इशू को डिस्कस किया। अच्छा जी, हम यहाँ पे डिस्कशन को रोकते हैं फिलहाल, क्योंकि अब हमने डेट पे बात शुरू करनी है। डेट पे इंशाअल्लाह हम कल बात शुरू करेंगे। डेट में हमारे पास कुछ कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व होगी, ठीक है, डेट की बात करेंगे, इसमें कुछ कैलकुलेशन भी है। और आई थिंक दिस इज द ओनली पोर्शन इस चैप्टर में जहाँ पे नंबर्स हमारे पास आएंगे। आगे शायद इस पूरे चैप्टर में फिर थ्योरी है और नंबर्स नहीं है। तो इंशाअल्लाह कल हमारी वर्किंग होगी, नेक्स्ट वीक में इंशाअल्लाह चैप्टर हमारा वाइंड अप हो रहा होगा। इसके बाद हम जो चैप्टर नंबर 3 है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो ज्यादातर वहां से न्यूमेरिकल फिर दोबारा शुरू हो जाएंगे। दिस इज द ओनली चैप्टर जिसमें हमारी सिर्फ डिस्कशन हो रही है। तो नेक्स्ट वीक इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी, डेट पे बात करेंगे इंशाअल्लाह, और नेक्स्ट वीक इस चैप्टर को खत्म करके हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर पे मूव कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।